नमस्कार। आज का दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से फिर से हलचल भरा है और आज एक बार फिर से जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, जो एक जमाने में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुआ करता था, ईडी, वो फिर से सुर्खियों में है। और वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आज 4 जनवरी को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन पेश किया गया था कि आज आपको ईडी के सामने पेश होकर के अपना पक्ष रखना है, उनके सवालों का जवाब देना है। कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दी गई थी कि इस बात की पूरी आशंका है कि अरविंद केजरीवाल को आज के दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर को दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से घेर भी लिया, सुरक्षा बढ़ा दी, लगातार हलचल तेज होने लगी कि अब क्या होने वाला है, क्या वाकई ईडी उनको घर से उठाकर ले जाएगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक ईडी के सामने पेश होने का कोई जवाब नहीं दिया। 12 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ईडी के पूरे प्रोसीजर पर सवाल खड़ा कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये सारी साजिश केवल इसलिए ठीक चुनाव के वक्त हो रही है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। मैं ईडी के ऊपर ही सवाल करता हूं क्योंकि उसकी दी हुई नोटिस गलत है। अभी हाल ही में आपने यह भी गौर किया होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी ईडी ने समन भेजा और वहां भी यह बात चर्चा जोर शोर से हो रही थी, क्या उस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और उसी बीच में अरविंद केजरीवाल की बात, आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई बढ़ सकती है। तो इसको लेकर के आज के वीडियो में थोड़ा विश्लेषण करते हैं, थोड़ा आंकड़ा देखेंगे कि ईडी ने अब तक किसके ऊपर कितनी कार्रवाई की। थोड़ा इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि अब ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की कठपुतली बन गई है, इसमें कितनी सच्चाई है और इसके राजनीतिक मायनों का भी विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और आज आपसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर बात करने के लिए आपसे साझा किया। सबसे पहले एक आंकड़ा देखिए, इस आंकड़े के बाद इसका विश्लेषण करेंगे। इस आंकड़े को गौर से समझिए। ईडी ईडी की नोटिस 2014 से लेकर के 2022 तक का कितने नेताओं के ऊपर जांच की नोटिस भेजी गई, जांच के दायरे में कितने नेता आए, उनका आंकड़ा है 121, यानी 121। 2014 से 2022 के बीच 121 नेताओं के ऊपर ईडी की जांच बैठती है, वो उस जांच के दायरे में आते हैं। और दिलचस्प देखिए, उसमें से 115 नेता, 121 में से 115 नेता विपक्षी दलों के हैं, यानी केवल और केवल 6 नेता ऐसे हैं जो ईडी की जांच के दायरे में 2014 से 2022 के बीच आते हैं। अब इससे क्या इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रत्यर्पण विभाग, प्रत्यर्पण निदेशालय क्या केवल सत्ता के हाथों में गुलाम बन करके विपक्षी नेताओं के ऊपर उनकी राजनीति को प्रभावित करने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं हो रहा। और यही बात विपक्ष अपने आरोपों में लगातार लगाता रहा है। अब मेरा मानना यह भी है कि 2022 के बाद 2024 आ गया, तो ये जो 6 नेता थे जो विपक्ष के बाहर यानी सत्ता पक्ष की तरफ रहे होंगे, इनमें भी कुछ ऐसे नेता जरूर रहे होंगे जो अंदर से बेचैन कर रहे होंगे या उनको किनारे लगाना होगा या कुछ भी ऐसा होगा। अब अगर आज की तारीख में इस आंकड़े को अपडेट करे, खुद ईडी अगर अपडेट कर दे, तो मुझे लगता है कि एकाध अपवाद छोड़ दें तो सारा ईडी लगा हुआ है विपक्षी नेताओं के ऊपर। तो ये पहला आंकड़ा आपके सामने। पार्टी वाइज अगर इसका विश्लेषण करें, पूरा ईडी का पूरा रवैया देखिए, और राजनीति है। कोई सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बेशक मीडिया के सामने आकर के कहें
कि ये एक अलग संस्था है, ये अपना काम अपने नियम कायदे कानून से कर रही है, सरकार का उसके काम में कोई दखल नहीं है। लेकिन आंकड़े जो सामने हैं, ये तो कोई और कहानी कह रहे हैं। 121 में से 115 नेता केवल विपक्षी दल के। इसका मतलब जब भी सत्ता, और खुद जो सत्ता में है, सोचिए ना, जो सत्ता में हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे, कहीं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, कोई उनका कागज पत्तर गलत नहीं है, उनकी सारी पॉलिसी एकदम गंगा में डुबकी लगा के निकली हुई लग रही है, क्योंकि उनके ऊपर तो ईडी की कोई जांच ही नहीं है। ईडी के रडार पर विपक्ष की पार्टी वाइज अगर आंकड़े को देखें तो कांग्रेस के 27 नेताओं के ऊपर, अभी आप भी चर्चा चल रही है कि कर्नाटक में जब से बीजेपी हारी है, वहां इस समय जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनके ऊपर भी ईडी का सम्मन लगातार भेजा जा रहा है। ईडी लगातार उन्हें भी रडार पर रखे हुए है। बिहार में ईडी लगातार काम कर रही है। तेजस्वी यादव का वो बयान अगर आपको याद हो कि अगर बहुत दिक्कत होती है दिल्ली से यहाँ आने जाने में, तो मैं पटना वाले अपने आवास में एक कमरा, एक घर पूरा उन्हीं को दे देता हूं, यहीं रहिए, यहीं जांच करिए। इस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ये काम हो रहा है, और ऐसा विपक्ष लगातार दावा कर रहा है। तो कांग्रेस के कुल 27 नेता हैं जिनके ऊपर ईडी लगातार दबाव कर रही है, जांच कर रही है। टीएमसी के 19 नेताओं के ऊपर, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजू जनता दल के 6, आरजेडी के 5 नेताओं के ऊपर, बीएसपी के 5 और सपा के 5, यानी समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं के ऊपर ईडी लगातार काम कर रही है। हाल ही में ये जो 3 चीजें हैं, 3 घटनाएं हैं जिनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के अपने राजनीतिक रूप से सबसे बड़े मुद्दे के इर्द-गिर्द पूरे देश की चर्चा का केंद्र बनाने में कामयाबी हासिल करती दिख रही है। दिन रात मंदिर पर चर्चा, दिन रात इस पर चर्चा कि कौन रामजादे हैं और कौन जो है रामद्रोही है, क्योंकि दूसरा वाला शब्द हम आपसे नहीं कह सकते। ये कहने के लिए आपको बीजेपी का नेता होना पड़ता है। रामजादे का विपरीत शब्द लोगों ने कहा है, अगर आपको भूले ना हो तो आपको याद होगा। तो एक तरफ तो बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे और चुनावी तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी है, और दूसरी तरफ वो दूसरे तमाम अपने अनुषंगिक संगठनों को काम पर लगा चुकी है। घटने का देखिए, तीसरा सम्मन आज अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था पेश होने के लिए, और जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लाइव आकर के ये कह दिया, वीडियो बनाकर कह दिया कि ईडी जिस प्रक्रिया के तहत ये सम्मन भेज रही है वह प्रक्रिया ही गलत है, नियम विरुद्ध है। इसलिए हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय मशवरा कर रहे हैं कि हम कैसे ईडी से ही सवाल पूछें, और हम पेश नहीं होने वाले। ये केवल और केवल चुनाव प्रचार हमें न करने देना, हमारे काम को रोक देना, हमारे जिन नेताओं को आपने अब तक गिरफ्तार किया उसके सबूत दिखाइए कि क्या-क्या उनके ऊपर आरोप साबित हो गए हैं, कितने लोग गुनहगार साबित हो गए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो। ये लगातार काम चल रहा है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए कि हमें विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने के लिए और हमारे चुनावी प्रचार को प्रभावित करने के लिए ईडी गलत नियम के आधार पर यह काम करे, इसलिए हम ईडी के सामने नहीं जाएंगे। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने लगातार यह भी कोशिश की कि वो लोगों से पूछेंगे कि हम अगर जेल में ये बीजेपी ईडी वाले लोग अगर जेल में हमें कैद कर लेते हैं तो क्या हमें शासन जेल से चलाना चाहिए। तो इस पर तो कई तरह के विवाद हैं, मतलब इस पर आप नहीं कह सकते। कांग्रेस एक जमाने में यही सारा काम किया करती थी, और ये सारा रास्ता तो कांग्रेस ने दिखाया है बेसिकली। कांग्रेस चुनी हुई सरकारों को गिराने का इतिहास रखती है, कांग्रेस अपने तमाम विपक्षी दलों को कमजोर करने का इतिहास रखती है। कांग्रेस ऐसे कई नेताओं को, खुद लालू प्रसाद यादव जब जेल में जाते हैं तो उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये तो कांग्रेस की सरकार ने किया। लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा था और जेल से वो सरकार नहीं चला सकते थे। इसलिए बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि आप जेल से कैसे सरकार चलाएंगे। अब देखना यह है कि आगे अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या होता है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको 7वां सम्मन भेजा गया था। 7वां सम्मन कल यानी 3 जनवरी को था, वह भी अभी तक पेश नहीं हुए, और लगातार ईडी के सम्मन के
विरोध में वो खड़े होकर कह रहे हैं गलत है, हमें फंसाया जा रहा है। हाँ, ये एक राजनीतिक कदम। और तीसरी सूचना ईडी से जुड़ी हुई यही है कि तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनको 5 जनवरी को ईडी ने पेश होने का सम्मन भेजा है। 5 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी यादव को भी बुलाया है। और इस बात को लेकर के लगातार चर्चा इस बात का लेकर तेज है कि क्या विपक्ष के तमाम दलों के ऊपर ईडी का यह जो काम है, ये उनकी आवाज को दबाने का है? क्या यह ईडी का पूरा काम एक तरह से राजनीतिक है? और क्या यह आरोप विपक्ष का सही है? क्योंकि विपक्ष अब ये आरोप लगातार लगा रहा है कि जो बीजेपी ज्वाइन कर ले, जो बीजेपी के साथ चला जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने सोचा आज आपको कुछ आंकड़े तथ्य दे दूं कि यह आरोप जो लगाया जा रहा है इसके पीछे आधार क्या है। महाराष्ट्र के एक बड़े नाम है नारायण राणे। नारायण राणे ने अविघ्न हाउसिंग घोटाला, अविघ्न हाउसिंग घोटाला, पहले शिवसेना और कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। तो अब अविघ्न हाउसिंग घोटाले पर जांच बंद हो गई है, लगभग कोई जांच नहीं हो रही है। यानी जो पार्टी बदल दिया वो बच गया, नारायण राणे। दूसरा नाम हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा आज की तारीख में बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का सम्मन भेजा गया, जांच बैठी। तब हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और उस इलाके के असम के बड़े नेता होते थे, कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। और गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के घोटाले के आरोप लगा करके ईडी ने जब उनके ऊपर जांच बिठानी, उनके ऊपर नकेल कसी, तो हेमंत बिस्व शर्मा तुरंत राष्ट्रवादी हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी बदल दी। आज की तारीख में बीजेपी की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हैं और लगातार खतरनाक बयान दे करके बीजेपी की वोट बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। अब ईडी उनके घर का रास्ता भूल चुकी है। पिछले लंबे समय से, जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, शायद एक बार भी ईडी ने कोई नोटिस अब हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर नहीं दिया। तीसरा नाम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग केस में आरोपी बनाए गए। जो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उनके ऊपर जब ईडी ने यह आरोप लगाया कि आपने नारदा स्टिंग केस में घोटाला किया है और आप फंस रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी बदली, वो बीजेपी में शामिल हुए। आज की तारीख में वो बंगाल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं और ईडी वहां की फाइल को अब बंद कर चुकी है। अब वहां कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही। कुछ और नाम है, प्रफुल्ल पटेल, ये आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं। छगन भुजबल, एक जमाने में ये जेल जा चुके थे, इनके ऊपर आरोप लगाया गया। ये इनके ऊपर इतने तरह की कार्रवाई के आरोप लगाए गए कि महाराष्ट्र सदन घोटाले से लेकर के महाराष्ट्र सरकार में जब ये रहे तब के घोटाले, आज ये बीजेपी के साथ हैं। और शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकी कई फाइलें तो बंद कर दी गई हैं, ईडी अब यहां छापा मारने नहीं जाती। हसन मुशरीफ शुगर मिल घोटाले के आरोपी हैं और आज की तारीख में अब इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरीके से आप गौर करेंगे कि विपक्ष के इस आरोप में लगातार सच्चाई दिखती है कि अगर आपको ईडी से बचना है तो आपको बीजेपी ज्वाइन करना है, कायदे से ज्वाइन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महाराष्ट्र में जाकर के एक भाषण देते हैं कि भाई 7,000 करोड़ या 70,000 करोड़ का घोटाला है। और कौन घोटाला कर रहा है? अजीत पवार। अब तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जेल में जाएंगे और चक्की पीसिंग। और उनको पहली बार एकदम सुबह भोर में 5 बजे उठाकर डिप्टी सीएम का शपथ दिलवा दी गई जब सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस। फिर उसके बाद सरकार गिर गई, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। फिर उसके बाद ये चक्की पीसिंग वाला डायलॉग आया और एक दिन देखते ही देखते एनसीपी को ही तोड़ लिया गया, शिवसेना को ही तोड़ लिया गया और आज ये सारे लोग बीजेपी के साथ सरकार में हैं। इसलिए विपक्ष लगातार एक सवाल पूछता है
कि ये सारे भ्रष्टाचार केवल और केवल ईडी के नजर में विपक्षी दलों के ही भ्रष्टाचार क्यों है? और निश्चित रूप से ये एक संगीन मामला है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एक और आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, वो ये आरोप लगाया गया कि जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनवाए हैं, इसमें भी कुछ फ्रॉड है। कुछ लोग कागज पर मरीज, कागज पर डॉक्टर, कागज पर जांच, कागज पर इलाज, और इस तरह के आरोप आज सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया कि उपराज्यपाल ने इसकी भी जांच बिठा दी। चुनी हुई सरकारों के साथ यह रवैया हो रहा है और निश्चित रूप से चुनाव पर इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन मीडिया भी अब लगातार यही चर्चा करता है कि अगर आप गलत नहीं है तो जांच में सहयोग क्यों नहीं करते? अगर आप गलत नहीं है तो आप ईडी के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर आप गलत नहीं है तो आप ही के ऊपर जांच क्यों बैठ रही है? इसको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं से बेहतर कौन समझ सकता है? एक ज़माने में जब ये अपनी राजनीति की शुरुआत में थे, तो अरविंद केजरीवाल लगातार सभी राजनीतिक दलों के ऊपर कड़ा प्रहार करते थे। वो कहा करते थे कि अगर आप गलत नहीं हैं, वो लालू प्रसाद यादव को कहते थे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे, मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाते थे, बसपा के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये सारे लोग तो चोर हैं, जेल में जा रहे हैं, इनके ऊपर जांच हो रही है। अगर आप गलत नहीं किए होते, कहीं आग नहीं है तो धुआं क्यों उठ रहा है? आज कम से कम आम आदमी पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि राजनीति में ऐसा नहीं होता कि आरोप जो लगे वो सही है। ये आम आदमी पार्टी से बेहतर आज की तारीख में कौन समझेगा? उनके सबसे बड़े-बड़े नेता जेल में हैं। पूरी पार्टी निशाने पर है और पूरी पार्टी में आज जितने लोग जेल में हैं, खुद अरविंद केजरीवाल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप आरोप साबित नहीं कर पा रहे हैं। आप राजनीतिक बदला लेते हुए इन सारे लोगों को जेल में डाल करके हमारी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। तो ये है राजनीति और इस तरह से अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रत्यर्पण निदेशालय और कैसी भूमिका में आता है। 5 तारीख को जब तेजस्वी यादव जो कि अपने यहाँ कलम बांटने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो अपने यहाँ समाजवादी विचार को लागू कर रहे हैं सरकार में, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, आज वो सारे लोग जेल में जा रहे हैं। यह बात जनता भी नहीं समझ पाएगी क्योंकि जनता को टेलीविजन चैनल अब इस तरह से इन खबरों को पेश करके बताएगा कि देखो ये सारे लोग चोर हैं, वही अरविंद केजरीवाल वाली भाषा। और कांग्रेस अब इसके बचाव में आएगी, वही कांग्रेस जो कल इस तरह के काम किया करती थी। आपको याद है आजम खान जेल में है और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो इससे ये समझ में आ जाता है कि असल में राजनीति किस हद तक गिरती चली जा रही है और इस तरह की राजनीति का शिकार धारणा बनाने के लिए अब किया जाएगा विपक्षी दलों को। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बात कही जा रही है कि उन्होंने पिछले दिनों जिस ताकत से, जिस तेवर से यह बात कह दी थी बार-बार कि राजा चौथी पास है, राजा ने इसे दिल पर ले लिया है। अब राजा जिसको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो चौथी पास है, अब वो इनको जेल में डालने की तैयारी कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि यह ईडी का पूरा काम चुनाव के पहले कितना आगे बढ़ता है। अगर इसमें से कुछ नेता जेल में डाल दिए जाते हैं, तब असली इम्तिहान इस देश की जनता का होगा कि क्या वो इन सारे नेताओं को, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, हेमंत सोरेन हों, अरविंद केजरीवाल हों या ऐसे तमाम नेता, इन सारे नेताओं को क्या भारत की जनता चोर, भ्रष्टाचारी और गलत समझकर सही कार्रवाई के पक्ष में खड़े होकर बीजेपी को चुनावी लाभ देती है या देश की जनता को भी यह बात समझ में आती है कि सारी गलती विरोधी दलों की क्यों, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इम्तिहान इस देश की जमहूरियत का है, इम्तिहान इस देश के लोकतंत्र का है कि ऐसी जो चीजें साफ दिख रही हैं, इन चीजों के बाद वो देश की जनता क्या फैसला लेती है और उसके राजनीतिक असर क्या देखने को मिलते हैं। आप भी क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।